सब कुछ जा रहे हैं तो वहां पर कर रहे हैं तो वहां पर नॉर्मल होती जा रही है। तो ये वाइट इट इज अ क्या व्हाइट कोड क्या है, isolated hyperambulatory or masked hypertension is a like reverse of above, यानी it is a reverse of white coat hypertension। यहाँ पेशेंट जब घर पर होता है तो बीपी नॉर्मल होती है, बीपी बढ़ी हुई होती है और क्लिनिक में बढ़ जाती है, बस इसका उल्टा है और कुछ नहीं है। थर्ड वन है पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है उल्टा। मैं आपको एक बहुत कॉमन चीज बता रहा हूं, इतने सारे ड्रग्स होते हैं, सपोज ये पैराडॉक्सिकल मालूम क्यों होती है, जिनको हाई बीपी होती है और वो उसके लिए ड्रग खाते हैं कि बीपी कम हो जाए। कौन सा ड्रग खाएंगे, नाम में ही होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खाएंगे जो हाई बीपी को कम करे। एंटी हाइपर क्योंकि हाइपरटेंशन, तो उसका एंटी ड्रग खाएंगे जिससे बीपी कम हो। उन लोगों को उसी ड्रग की वजह से बीपी होने लग जाती, बीपी बढ़ने लग जाती। पहले ही उनकी बीपी सपोज 100 थी जिसके लिए वो ड्रग खा रहे थे, और ड्रग खाने की वजह से उनकी बीपी और 120 और उनकी और बढ़ जाती है। यानी नॉर्मल बीपी कितनी होती है 120, उनकी हुई 150। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ड्रग दिया, अब वो ड्रग खाने की वजह से उनकी और बीपी बढ़ गई कम होने की जगह। सर ऐसा क्यों, ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से। ये बहुत रेयर केसेस होता है, ये वाली जो पैराडॉक्सिकल है थोड़ी सी रेयर केसेस होती है। हर ड्रग के साइड इफेक्ट हो जाते हैं बॉडी में, कि उस साइड इफेक्ट की वजह से कि कम वाले उसकी वजह से ही आपकी बीपी बढ़ गई। तो ये आपका 3 पॉइंट यहां पर हो गए। जनरली मैं आपको बता चुका हूं कि बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, बट समटाइम्स यू कैन हैव अ आइसोलेटेड आइदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकेली सिस्टोलिक बढ़े, यानी जो 120 वाली है वो अकेले बढ़ सकती है, और कभी कभी जो डायस्टोलिक है 80 वाली वो अकेले बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो कॉमन होता है वो क्या होता है जनरली, कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साथ साथ बढ़ती है। अगर सिस्टोलिक वाली अकेले बढ़ती है तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और अकेले डायस्टोलिक वाली वो बढ़े तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्या क्या एग्जांपल है इनकी हम बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन अलग अलग भी बढ़ सकती है। सर अकेले कैसे बढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है सर, अभी आपने हमें समझाया कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी हार्ट सर हम जानते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ, और यहाँ से आर्च ऑफ आउटा निकलती है जो पूरे ब्लड बॉडी में देती है। यानी सीधी सी बात है, ये हमारा हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जाना है, क्लियर है ना। तो हमारे बॉडी में ब्लड कब जाता है, जब अब अकेली सीधी सी बात है, नॉर्मली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्मल ब्लड बॉडी को जा रहा है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपकी बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो आपकी बॉडी ज्यादा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उस केसेस में सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ेगा। ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत, तो रिलैक्स तो मतलब हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जल्दी जल्दी रिलैक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है। सर ऐसे केसेस बहुत कॉमन, एक्सरसाइजेस, जब आप एक्सरसाइजेस कर ले हो ना बहुत ज्यादा, तो आप देखना आप अपनी करोगे तो सिस्टोलिक वाली बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत जल्दी जल्दी ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। उतनी स्पीड में वो हार्ट अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहा, उतने लिए वो बस वो पंप आउट जल्दी जल्दी कर रहा है, उतनी जल्दी वो अपने आप को फिल नहीं कर रहा जितनी जल्दी वो ब्लड को बाहर निकाल रहा है। समझ रहे हो। तो ये खतरनाक है। आप बोलोगे सर इतना तो, ये डेंजर वाली होती है जो सिंगल वाली बढ़ती है, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे इसका जैसे एक्सरसाइजेस हुई, या बहुत और कॉमन जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, आपकी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो सब हाई हो जाती है, उसमें आपकी रेस्पिरेटरी रेट, पूरी बॉडी की मैकेनिज्म बढ़ने की वजह से आपको एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब उस केसेस में भी आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। ये कॉमन इतनी नहीं होती है, और वो ठीक है ना, कॉमन होती है वो दोनों वाली बढ़ती है। और आइसोलेटेड होता है कि हार्ट में फिलिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू हार्ट में निकलने की। ये सब फिलिंग वगैरह जनरली उन केसेस में होती है जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा बढ़ जाए, या जो अब आपकी बीएमआई बढ़ जाए, यानी बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, यानी आप मोटे होने लग जाओ ज्यादा। तो क्या, और आप इतने लेजी हो गए हो कि आपके बॉडी को इतना ब्लड की जरूरत है ही नहीं, तो हार्ट में क्या फिलिंग ज्यादा हो रही है, निकल कम रहा है। तो उल्टा हो रहा है ना, अगर ज्यादा निकले कम भरे, यानी फिलिंग कम हो जाए और निकलना ज्यादा हो जाए तो सिस्टोलिक बढ़ती है, ठीक है। और क्या हो जाए, फिलिंग ज्यादा हो जाए और कम निकले तो डायस्टोलिक बढ़ती है। और अगर फिलिंग भी ज्यादा हो रही है और निकल भी ज्यादा रहा है तो दोनों एक साथ बढ़ रही हैं। क्योंकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रिलेशन से समझो, बाकी कुछ नहीं। डायस्टोलिक का मतलब
ब्लड भरना, सिस्टोलिक का मतलब ब्लड निकलना। सिस्टोलिक मतलब हो रही तो ब्लड ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा भर नहीं रहा। डायस्टोलिक का मतलब है ज्यादा भर रहा है, ज्यादा निकल नहीं रहा। और सिस्टोलिक डायस्टोलिक बढ़ रही है तो ज्यादा ज्यादा ब्लड निकल भी रहा है और जल्दी भर भी रहा है। ठीक है, खत्म। इसको बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्राइमरी का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन आपकी बीपी खुद से बढ़े, और सेकेंडरी का मतलब होता है, सेकेंडरी को हमेशा पैथोलॉजिकल भी बोलते हैं, चाहे वो इसमें नहीं हाइपरटेंशन में, हमेशा सेकेंडरी कॉज को पैथोलॉजिकल कॉज भी बोलते हैं। मतलब किसी और डिसीज की वजह से आपकी बीपी बढ़े, जैसे किडनी फेलियर, डायबिटीज, इनकी वजह से अगर आपकी बीपी बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और नॉर्मली आपकी ब्लड जैसे एजिंग हो रही है तो ब्लड वेसल्स नॉर्मल आपकी हो रही है, या फिर स्ट्रेस, ये सब क्या है, प्राइमरी के। कोई डिसीज नहीं है, स्ट्रेस कोई डिसीज थोड़ा है ना। एजिंग कोई डिसीज है क्या? तो इसमें वो सारे केसेस के वहां पर आपकी जो आर्टरीज थी, उनकी जो सेल्स थे वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, स्ट्रेस हो चाहे वो फिर वो एजिंग वगैरह हो, तो उनकी वजह से फिर जो बीपी बढ़ेगी वो प्राइमरी होगी, और उसको इसेंशियल भी बोलते हैं। प्राइमरी और इसेंशियल, इस सेकेंडरी वाले को बोलते हैं सेकेंडरी और पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन। ये नियर अबाउट 85% केसेस होते हैं, ये सिर्फ 15% केसेस ही है। ठीक है, क्योंकि हाई बीपी जो जनरली वो बढ़ती है, और आप जिनको बीपी की बहुत ज्यादा समस्या होगी ना, आप देखोगे तो बॉडी में उनकी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं मिलेंगी आपको, जिनकी बहुत ज्यादा बीपी की, और जिनको डायबिटीज भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। हमारे घर में भी प्रॉब्लम, मेरे अंकल, तो उन्हें कोई और ऐसा नहीं कि उन्हें डायबिटीज हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीपी बढ़ी है, हाई बीपी रहती है। क्यों? तो फिर उसके बहुत सारे एजिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और उसके बहुत सारे और क्या, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ज्यादा कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो उन सारे केसेस में, ऐसे सारे केसेस में होती है। और सर सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि बॉडी में एबनॉर्मल, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बॉडी में एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब बॉडी में बढ़ जाते हैं। ये सब बढ़ने की वजह से ही आपका फ्लो, कैसे सर? ये सब बढ़ के क्या करेंगे, वही सारी चीजें जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरी के वॉल से चिपकने लग जाते हैं। जब चिपक जाएंगे तो ये बना लेंगे और आर्टरी की वॉल को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे, तो ब्लड ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। तो वही सारे इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो ये क्या है, पहली बात याद रखना, हाइपरटेंशन इज नॉट अ डिसीज, हाइपरटेंशन इट इज अ सिम्टम। ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो किसी और की वजह से आ रहा है। हाइपरटेंशन कभी खुद से नहीं हो रहा, एज कर रही है, नहीं तो स्ट्रेस कर रही है, नहीं तो इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ गए तो वो कर रहा है, नहीं तो कोई डिसीज कर रही है, खुद से कभी कुछ नहीं होगा। तो हाइपरटेंशन को आप हमेशा सिम्टम्स में रखते हो, डिसीज में नहीं रखते। ठीक है ना। फीवर वगैरह आपको जो किसी को पेन हो रहा है तो पेन इट इज नॉट अ डिसीज, पेन इज अ सिम्टम। इन्फ्लामेशन इज नॉट अ डिसीज, इन्फ्लामेशन इट इज अ सिम्टम। तो उसी तरीके से हाइपरटेंशन इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ सिम्टम। जो किसी भी, तो 85% केसेस में आप समझ गए होंगे कौन कौन आ गए, है ना। एजिंग आ गई आपकी, और बाकी सारे जितने जो डिसीजेस से अलग है, डिजीज में आपकी किडनी फेलियर हो जाए या फिर आपको डायबिटीज है उनकी वजह से, तो 85% केसेस ही हैं, 15% केसेस ही हैं। और लगभग ऐसा देखा गया है कि 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। इसलिए तो इतनी खतरनाक है, यही डायबिटीज में चल रहा है और यही हाइपरटेंशन इनमें चल रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका, अब भी बता रहा हूँ, हाइपरटेंशन का ऑफिशियली शॉर्ट नोट जो होता है वो ये होता है, STN। कहीं भी डॉक्टर अगर STN ये कुछ लिख रहा है तो उसका मतलब है इसकी बीपी बढ़ी हुई है। STN इज ऑफिशियली शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। याद रखना, आप कभी भी किसी को हाई बीपी नहीं लिखोगे, आप डॉक्टर आप हमेशा HTN लिखोगे, इसका मतलब हाई बीपी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री चलती है, यानी 70%, 10 में से 7 लोगों को जिनको हाई बीपी है, जिनको बिना किसी डिसीज की वजह से है, तो सोचो उन 7 लोगों को मैं फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिल रही, कितनी खतरनाक है। आज अगर हम में से किसी को हो जाए तो हमारे बच्चों में रन करेगी ही करेगी, यानी कि 70% बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए ये बढ़ती चली जा रही है और हम बहुत जल्दी डायबिटीज का भी कैपिटल कहलाएंगे। अकाउंट फॉर सेकेंडरी 15% है, और ये क्या कोई स्पेसिफिक आपको डिसीज हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, ये सारे कॉजेस है डिसीजेस वाले, है ना। वो कॉजेस नहीं पड़ेंगे जो प्राइमरी का, प्राइमरी का कोई कॉज नहीं होगा ना, एज है आपकी, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल है, ये कोई वो नहीं हुए, है ना। हम तो उनके पढ़ेंगे जो सेकेंडरी वन है। जैसे कॉजेस में आपको कॉक्टेशन ऑफ आउटा हो जाए, कॉक्टेशन का मतलब होता है नैरोइंग होना। आउटा कहाँ होता है, ये हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे आउच ऑफ आउटा हमारा निकलता है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है ना। अब ये आउटा, सीधी सी बात है, अब ये आउटा क्या हो जाए, कोऑक्टेशन ऑफ आउटा का मतलब होता है शॉर्ट हो जाना। अब इसका वही बात, वही बेसिक जो हम पढ़ रहे थे, सही, इसका ये सरफेस एरिया ये शॉर्ट हो जाए,
अगर ये आउटा नॉर्मल से शॉर्ट हो गया तो इसमें जो ब्लड आ रहा था वो जो पहले आ रहा था वही बाद में आएगा, लेकिन अब इसमें जो आएगा उसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सोचो जो मेन है जो पूरी बॉडी में लेके जा रही उसी में बढ़ गया तो पूरी बॉडी में तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो एक रीजन क्या हो गया, कोऑक्टेशन ऑफ आउटा। किसी को अब किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कोऑक्टेशन ऑफ आउटा, है ना, कोई भी हार्ट डिसीज इसके से। ठीक है, तो कोऑक्टेशन यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या नैरोइंग हो जाए, है ना। और ये जनरली कंजेनाइटल होती है, याद रखना, कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ, कोई कॉज नहीं होता, हो जाती है। अब कंजेनाइटल है, कोई कॉज तो ना होता, बाय बर्थ बहुत लोगों में मिलती है, तो उन लोगों में हाई बीपी की शिकायत चलती है, और ये भी मेल में कॉमन होता है, इस वजह से मेल में। और सेकंड वन कॉज होता है रेनल कॉज, ग्लैमरोनेफ्राइटिस, यानी जो ग्लोमेरुलर आपके होते हैं उनमें नेफ्राइटिस हो जाए, या आपकी किडनी में नेफ्राइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन। सर उससे क्यों होगी, देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, बहुत बेसिक बात है। क्या हो, एक तो सर इतनी देर से आप हमें ये समझा रहे हो कि वॉल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं कह रहा हूं कि वॉल में सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सर मैं एक काम करता हूं कि इसमें जो पहले ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि सरफेस एरिया तो वही है, वो तो कम ज्यादा होगा नहीं सर, इसमें पहले जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो 1 लीटर था, अगर मैं अब इसको 2 लीटर कर दूं, सरफेस एरिया इतना ही है सर, वाटर बढ़ जाएगा तो सर तब भी तो फ्लो बढ़ जाएगा। अगर मैं ब्लड को ज्यादा ही कर दूं तो, फ्लूइड को बॉडी में ज्यादा ही कर दूं तो सर तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब बॉडी में ब्लड ज्यादा नहीं होता, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है, अकेले बॉडी में ब्लड रन नहीं कर रहा, बॉडी में फ्लूइड रन कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जो यूरिन वगैरह जो आपके अंदर बॉडी में फ्लूइड है वो सब, तो वो सब रन कर रहे हैं। किडनी का काम क्या होता है, आपके बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना, जो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड है वो आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हो कि नहीं। अब क्या होता है, वो कैसे निकलता है, कि आपके बॉडी में क्या होता है कि अब बहुत बेसिक बात है, अब बॉडी में आप देखते हो पूरा किडनी का काम क्या होता है, उस फ्लूइड को फिल्टर करना। सर फिल्टर करना मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो फ्लूइड है उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब है, अगर किडनी खराब होती है और आप ये देखते ही हो कि सारी चीजें आपकी बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है, वो प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, ये सारी चीजें बाहर निकलने लग जाएंगी। तो क्या करती है किडनी, उन सबको क्या करती है, नॉर्मली उनको फिल्टर करती है, उस फ्लूइड को फिल्टर करती है करती है कि नहीं। तो कैसे फिल्टर करती है, कैसे, उसमें सर ग्लोमेरुलस वगैरह लगे होते हैं, वो सब करती है। अब बॉडी में क्या हो जाए कि किडनी में, अब बॉडी में क्या, बॉडी में जब भी बॉडी को, अब बॉडी अगर किडनी अगर खराब हो गई तो वो सारा फ्लूइड एक साथ निकाल देगी। तो हमारे बॉडी में नॉर्मली एक मैकेनिज्म चलती है जिसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रिन सिस्टम, इसको रास मैकेनिज्म बोल जाता है, सिस्टम मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी, ये किडनी के अंदर चलती है नॉर्मली, जब भी आपकी किडनी ब्लड फिल्टर करती है तब ये मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो काम करते हैं, एक तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट को, फ्लूइड को निकलने नहीं देती, यानी ये वाटर का रिटेंशन करती है, वरना तो डिहाइड्रेट हो जाओगे, तो ये वाटर का रिटेंशन करती है। दूसरा सबसे वन इंपॉर्टेंट, ये सोडियम का रिटेंशन करती है, यानी आपके बॉडी में आयंस का, वाटर का रिटेंशन करते हैं कि आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो जाए। अब क्या गड़बड़ होती है सर, जब किडनी खराब होती है ना, तो ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, ये ओवर एक्टिवेट हो जाती है, ओवर एक्टिवेट, जितना वाटर रिटेन करने की जरूरत नहीं है ये उससे ज्यादा रिटेन करने लग जाती है। जब ये नेफ्राइटिस वगैरह होती है ना, तो जो ये रास मैकेनिज्म है ना, ये ओवर वर्क करने लग जाती है, फालतू का ही, ज्यादा जरूरत नहीं है तो भी। तो वाटर रिटेंशन करने की बॉडी में जरूरत है 1 लीटर, और 1 लीटर यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की होगी, तो ये क्या करेगी, ये बॉडी में, बॉडी के अंदर अगर ज्यादा एक्टिवेट होगी तो ये 1.5 लीटर बॉडी के अंदर रख लेगी और 500 ml ही निकलने देगी। तो ये जो 500 ml एक्सेसिव ब्लड बॉडी में बच गया, वो क्या करेगा, वो बॉडी में फ्लूइड भरता चला जाएगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड बढ़ेगा तो आर्टरीज का शेप तो वही है, फ्लूइड बढ़ने की वजह से आपका बीपी बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब भी बीपी बढ़ता है तो हम उन पेशेंट्स को क्या देते हैं, डायूरेटिक्स की टेबलेट देते हैं कि वो बार बार यूरिन ज्यादा जाए, जिससे उनकी वजह में जो बॉडी में फ्लूइड कम होगा तो ऑटोमेटिक बीपी कम होगी। समझ रहे हो। और इस मैकेनिज्म को अगर बहुत डीप में समझना है, देखो अभी ये सब थी आपके सेकेंड ईयर फार्मा में, कैसे, तो आप जाना मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पर देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये यहाँ मैं नहीं आपको बता सकता कैसे, क्योंकि इस पे पूरा लेक्चर है, तो वहां पर इसके जो ड्रग आएंगे वो भी, उसके भी मैं नाम बताऊंगा, तो वो कैसे काम करते हैं, सब करते हैं, तो जाकर जरूर देखना। मैं एक लेक्चर लिया है, वो क्या बोलते हैं, ड्रग फॉर हाई बीपी, तो वहां पर रास मैकेनिज्म मैंने पूरी समझाई है कि कैसे रेनिन कन्वर्ट, ये रास मैकेनिज्म ऐसे होती है, रेनिन कन्वर्ट होता है एल्डोस्ट्रिन में, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है एल्डोस्ट्रिन में,
ये सब एक दूसरे में कन्वर्जन होके पूरी मैकेनिज्म को चलाते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सब हम समझेंगे आगे। यानी सर इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि जब हम ट्रीटमेंट लेंगे तो हम दो काम तो करने वाले हैं कि एक तो हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे कि वो ज्यादा यूरिन जाए, प्लस सर ये जो रास मैकेनिज्म है हम इसको बंद करने की कोशिश करेंगे। यानी हम अलग अलग ड्रग देते हैं, इसमें तीन चीजें हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्ट्रिन। तो कुछ ड्रग होते हैं वो रेनिन को बंद करने की कोशिश करेंगे, रेनिन बंद हो गया तो आगे की मैकेनिज्म होगी नहीं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एल्डोस्ट्रोन को बंद करते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एंजियोटेंसिन को बंद करते हैं। इसलिए जब ड्रग के नाम पढ़ेंगे तो वहां लिख के आओगे एंटी रेनिन ड्रग, एंटी एल्डोस्ट्रिन ड्रग, एंटी एंजियोटेंसिन ड्रग, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ड्रग, ये सब ड्रग के नाम आप वहां पर एंड में ट्रीटमेंट में लिखोगे। क्लियर? तो ये किडनी वाला रिलेशन अब आपको समझ आ गया होगा। ये रास मैकेनिज्म है, रास मैकेनिज्म अच्छे से समझना है तो वो लेक्चर जरूर अटेंड करो, है ना। ड्रग फॉर आईबीपी के नाम से फार्मा की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझ आएगा। वो सब यहाँ लिखना नहीं है, वो सब सेकंड ईयर फार्मा में हो गया, लेकिन याद है तो अच्छी बात है। रास मैकेनिज्म कैसे काम करती है, नहीं है तो एक बार उसे समझने की जरूरत है। उसमें मैं जितने ड्रग जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ड्रग भी सारे मैंने एक्सप्लेन करे हैं कि वो ड्रग बॉडी में कैसे काम करते हैं। एंडोक्राइन कॉज वही सारी चीज है कि बॉडी को अगर बहुत ज्यादा हाइपर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, एक्रोमेगेली का मतलब होता है जो आपके ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, हाइपर पैराथायराइड मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम ज्यादा, यानी आपके बॉडी में कुछ भी चीज एक्सेसिव ज्यादा होने लग जाए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो बढ़ जाती है। और वो बढ़ने की वजह से आपकी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ब्लड ज्यादा, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट ज्यादा ब्लड पंप आउट करेगा बॉडी में, और हार्ट ज्यादा ब्लड पंप आउट करेगा बॉडी में तो आपकी बीपी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही सेम एल्कोहल वगैरह करते हैं। एल्कोहल वगैरह क्या करते हैं, आपके बॉडी की आपके आपके हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। और हार्ट बीट बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड ज्यादा बॉडी में जाएगा, ज्यादा बॉडी में ब्लड जाएगा तो बीपी ज्यादा बढ़ेगी। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, एनाबॉलिक, इसलिए तो बोलते हैं स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिम वाले लेते हैं वो क्यों लेते हैं, बोलते हैं इससे क्या होता है बॉडी में ब्लड रश होता है और वो ज्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपकी बीपी को भी बढ़ा देते हैं। इसे एनसेड साइक्लोस्पोरिन ये सब ये भी काम करते हैं। प्री इक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, ये क्या वर्ड है, ये क्या होता है, ये भी आपकी बीपी बढ़ाता है। प्री इक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया का मतलब होता है, प्री इक्लेम्शिया आप पढ़ के आए होंगे गायनी में। प्री इक्लेम्शिया एक कंडीशन थी और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा हाई बीपी हो जाती है, बहुत ज्यादा। क्यों हो जाती है सर ये हाई बीपी, इसलिए होती थी अगर आपको याद होगा, क्योंकि आपके मोर देन ऐसा बोलते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड की अमाउंट, आपके बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट लगभग 45% से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके जो बेबी है, जो बेबी उसको बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो माँ के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा, फ्लूइड बहुत, ब्लड ना बोल के फ्लूइड बोला करो, क्योंकि सिर्फ ब्लड से प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बॉडी में सिर्फ ब्लड रन नहीं कर रहा है, फ्लूइड रन कर रहा है पूरा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को भी बहुत ज्यादा ब्लड फ्लूइड की जरूरत होती है, तो बॉडी बढ़ता है। और जब बढ़ता है सडन तो वो इतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है कि जब बॉडी में इसकी नीड तो है, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से बहुत हाई बीपी होने लग जाती है, और ये यही कॉज बनता है प्रीक्लेम्शिया का। ठीक है। मिसलेनियस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, कि रात में सोते सोते बहुत सारे लोगों को नाक बंद हो जाती है। ये प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। ये मालूम क्या होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और ईस्ट्रोजन रिलीज, और कोई भी हार्मोन अगर बॉडी में रिलीज होगा तो वो आपके बॉडी में ब्लड रश कराएगा, इस वजह से आपकी बीपी बढ़ जाती है। और जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता बीपी बढ़ने से, वो तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है इस वजह से बढ़ जाती है। वरना तो ये तो क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपके नोज के अंदर बहुत ज्यादा स्प्यूटम बनने लग जाता है, तो रात में उनकी सांस बंद होने लग जाती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन बनता है इस वजह से। और अगर आइसोलेटेड सिस्टोलिक जो मैंने बताया था, सारी वो कंडीशन जहां पर सिर्फ आपके क्या हो रहा है, हार्ट से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या हार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड आपकी बॉडी में जा रहा है, यानी हार्ट बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकाल रहा है एज कंपेयर टू फिलिंग, है ना। फिलिंग कम हो रही है, और इजैकुलेट जो बाहर होता है कॉन्ट्रैक्शन, वो जो पंप आउट होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है फिलिंग के कंपेयर में। मैंने बताया था आपको, जैसे एर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए, यानी आपकी जो आउटा होता है उसमें क्या हो जाए, प्लेग बन जाए, तो उससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, है ना। आउटिक रिगटेशन का मतलब वही जो आपका आउटिक रिगटेशन का मतलब होता है जो आउटिक बाल्व होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाए। आउटिक बाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो क्या निकलती है आउटा, वहीं तो यहीं तो प्रेजेंट होता है वॉल्व, तो वो वॉल्व गड़बड़ हो जाए, वॉल्व गड़बड़ होगा
तो उस वजह से भी क्या होता है, फ्लो बढ़ जाता है। एंड में ऑफ द डे फ्लो ही बढ़ाना है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में पढ़ेंगे, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो आर्च ऑफ आउटा है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड पहुंचने लग जाता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड जाने लग जाता है, जिस वजह से बीपी बढ़ जाती है। कॉक्टेशन ऑफ आउटा तो हम पढ़ के ही आए, आपका आउटा कंजेनाइटली नैरो होना लग जाए तो उससे भी आपका क्या होता है, बीपी बढ़ जाती है। तो यानी बहुत सारी चीजें हैं कि ब्लड के आपके बॉडी में फ्लूइड के बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ती है, रास मैकेनिज्म, एजिंग की वजह से, ये सारे फीचर्स को हम समझते चल रहे हैं एक एक करके। और क्या क्या होगा, मेजोरिटी में इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, देखो क्या क्या आते हैं। देखो क्लिनिकल फीचर्स में मेजोरिटी में देखो सबसे खतरा, इसको साइलेंट किलर क्यों कहा, इसी वजह से क्योंकि जो मेजोरिटी लोग होते हैं ना उनमें कोई सिम्टम ही नहीं आते। सिम्टम आते हैं कब, जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। क्यों, क्योंकि भैया बॉडी अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करती है। बॉडी सबसे पहले यही कोशिश करती है कि हम खुद को बचा सके। वो आपको जब भी सिम्टम दिखाती है जब उसे लगता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, तो वो आपको सिम्टम दिखाने लग जाती है। और वो अपने लिए चीज कभी कभी अच्छी भी होती है कि ठीक है बॉडी खुद पे ही खुद से ही काम कर लेती है, हमें कुछ करने की जरूरत, लेकिन कभी कभी बहुत खराब भी होती है। क्यों, क्योंकि जब तक वो कोशिश करती है ना तब तक तो आधे से ज्यादा बैंड बच चुकी है। अब जब हमें सिम्टम्स आते हैं तो ऑलरेडी हालत बॉडी में बहुत खराब हो चुकी है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुकी है, तो आप ऑलरेडी मरने की कगार पे हो। पता नहीं कब स्ट्रोक आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए इसकी मेजोरिटी है ना वो एसिम्टोमेटिक होती है, सिम्टम्स नहीं आते, और उसे साइलेंट किलर कहा गया है। इसलिए हाई बीपी को इतना खतरनाक हम से जानते हैं। एक्यूट हाइपरटेंशन, अगर किसी को नया नया हाइपरटेंशन हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ऑल टाइम हेडेक होगा। ये बहुत बड़ा सिम्टम है, ये बहुत कॉमन और बहुत बहुत कॉमन सिम्टम है। किसी को नई नई बीपी बढ़ना स्टार्ट होगी तो हेडेक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्लो तेज हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी वेसल्स में टकरा तो हेडेक होगा। नए नए क्रोनिक में नहीं, एक्यूट वाले केसेस में बहुत आपको हेडेक दिखेगा। और पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन। क्यों, अब देखो यही साइन समझ आया सर, आया देखो क्यों बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चला रही, देखो चलिए यहां से कंपनसेटरी मैकेनिज्म। एक्यूट केस में जब नई नई बीपी बढ़ती है तो खुद बॉडी आपको बार बार यूरिन करवाती है कि आपकी थोड़ी बहुत जो बीपी बढ़ी है वो खुद से ही ठीक हो जाए, हमें जरूरत ही ना पड़े दवाई मेडिसिन खाने की। तो बॉडी आपको बार बार यूरिन करवाती है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए, फ्लूइड कम हो जाए। जब नहीं होता, जब आपकी बॉडी में बीपी ठीक नहीं होती, तब फिर बॉडी आपके खतरनाक सिम्टम्स को दिखाना स्टार्ट करती है और तब तक देर हो जाती है, इसलिए उसे साइलेंट किलर कहा गया है। तो हमारा काम यही है, जो छोटे छोटे एकदम लाइट सिम्टम्स है उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ऑन द मंथली बेसिस, बहुत कॉमन है हम जानते हैं, ऑन द मंथली बेसिस, मंथली भी नहीं तो 2 to 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद तो हमें अपना बीपी चेक करना ही चाहिए। बीपी और डायबिटीज तो हर किसी को ऑन द बेस ऑफ मंथ, मंथ भी नहीं तो मैं कह रहा हूं इंडिया हर 2-3 महीने बाद तो अपनी बीपी और डायबिटीज को चेक उसे करना ही चाहिए। हम जब तक नहीं करते हम बोलते अरे नहीं नहीं निकल गई तो और दिक्कत, रहने दो मत करो। और जब करते हैं, जब कब, जब फिर हमें दवाइयां खानी पड़ती है, हम एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बॉडी कंपनसेट करती है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, अभी मैंने बताया कि बीपी में क्या हो रहा था, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था वो उसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, यानी बॉडी में ज्यादा ब्लड को निकालना पड़ता था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही सबसे ज्यादा लोड रहता है, क्योंकि यही आपकी पूरी बॉडी में ब्लड डाल रहा है। तो जब इस पे इतना लोड पड़ता है ना, तो लोड की वजह से इसकी हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, ये यानी इसकी जो मसल्स है वो ज्यादा काम करने की वजह से ज्यादा बड़ी होने लग जाती है, लार्ज होने लग जाती है, और वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। जब हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें आपको हाइपरट्रॉफिड हार्ट की इमेज नजर आती है। और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होता है, जो उनके सेल्स हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं कर पाते, और आपके हार्ट फेलियर के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब ही क्या होता है कि व्हेन हार्ट नॉट प्रॉपर पंप आउट दी ब्लड, तो इस वजह से आपको हार्ट फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं आगे चलकर। वरना अर्ली केसेस और वो सब केस में तो हार्ट अटैक ही पड़ रहे थे, तो हार्ट फेलियर भी क्यों हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे इतना लोड पड़ रहा है ना, क्योंकि हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, बहुत जल्दी रिलैक्स करना पड़ रहा है, दोनों बड़ी ना सिचुएशन, अब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्पेशली नाम हमने इसलिए उसका बोला क्योंकि सबसे ऑलरेडी ऑलरेडी ये नॉर्मल हार्ट में भी सबसे ज्यादा काम लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। जब काम का लोड बढ़ जाएगा तो जो ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहा है उस पर कितना काम पड़ेगा।
तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी ज्यादा मिलती है। बाकी ऐसा नहीं है, आप सबकी मिलती है, देखो नीचे लिखा भी है लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी, यानी जो आपके एट्रियम्स है उनकी भी हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, राइट वेंट्रिकल्स की भी मिल सकती है, सबकी मिल सकती है, मगर लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे पहले मिलेगी और सबसे कॉमन होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी, आप दिमाग लगाओ ना, ये ऑलरेडी पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड डालता है, वो पहले ही बहुत काम करता है। अब जो ऑलरेडी ज्यादा काम कर रहा है उससे और कराओगे तो उसकी तो हालत जल्दी खराब होगी ना, है ना। और क्या होता है, वेरी शॉर्ट अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, यानी आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देने लग जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे और क्या क्या। देखो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स का मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अगर आप उनको पेशेंट को देखोगे। तो रेडियो फेमोरल डिले मिलता है। ये क्या होता है रेडियो फेमोरल डिले, ये सुनो। आपकी जितनी भी पल्स रेट होती है ना, जो आप पल्स रेट, यानी आप पल्स रेट होता है क्या, आर्टरी से आप अपना ब्लड फ्लो चेक कर रहे होते हो कितनी पल्स चल रही है, तो वो दो जगह से चेक करते हो। एक तो आप अपने रिस्ट में करते हो रेडियल आर्टरी से, और आप अपने लोअर लिम्ब में करते हो फिमोरल आर्टरी से, है ना। एंकल के पास आप फिमोरल आर्टरी से चेक करते हो, दोनों में चेक करते हो। अब क्या होता है, जनरली जो हाई बीपी होती है ना उसमें